नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। आज आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। 200 वंचित बालिकाओं के लिए बना है ये आश्रय गृह। आसरा ट्रस्ट ने करवाया है आश्रय गृह का निर्माण। निवेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम। तो आसरा ट्रस्ट ने आश्रय गृह का निर्माण करवाया है, जिसका शुभारंभ करेंगे। तो निवेशक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। तो 200 वंचित बालिकाओं के लिए ये पूरा आश्रय गृह बनाया गया है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सख्त भू कानून। भू कानून कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी है रिपोर्ट। कमेटी ने मुख्यमंत्री को 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। भू कानून कमेटी ने 23 संस्तुतियां की हिमाचल प्रदेश के भू कानून की दिखेगी छवि। तो राज्य गठन के बाद से हो रही है सख्त भू कानून की मांग। तो उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी है। समिति ने राज्य के हितबद्ध पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार विमर्श कर लगभग 80 पेज की अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिला अधिकारियों से प्रदेश में अब तक की गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांगकर उनका परीक्षण किया है। समिति ने अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े हैं, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरुपयोग रोकने की भी अनुशंसा की है। जानते हैं कि लगातार प्रदेश में जो जनता है और जो विभिन्न संगठन है वो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग करते रहे हैं। तो हम लोगों ने जो हिमाचल का भू कानून है उसका भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसमें जो प्रावधान हमको उचित लगे, कई प्रावधान तो हमारे पहले से मौजूद थे जो हिमाचल के अनुरूप थे, लेकिन उसमें हिमाचल के जो प्रावधान है उनमें जो हमारे वर्तमान में जो प्रावधान नहीं थे उन प्रावधानों को भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और उस अनुरूप भी हमने कई संस्तुतियां उसमें दी हैं। और खास करके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों में रोजगार कैसे बढ़े, इस तरीके के कुछ हमने सुझाव सरकार को दिए हैं और हमें उम्मीद है कि जो हमने सुझाव दिए हैं उन पर सरकार निश्चित रूप से गहन अध्ययन कराएगी। और जानते हैं कि लगातार प्रदेश हरिद्वार में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने सेंधमारी करनी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 3 बार के लोकसभा सांसद रहे हरिपाल साथी ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में घर वापसी की है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में हरिपाल साथी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में इसको बड़ा फायदा मिलेगा। हरिद्वार का पंचायत चुनाव है और मैं जानता हूं कि आपके आने से जिस समाज में अंदर हमारी थोड़ी कमी होगी उस समाज की पूर्ति के लिए आप आए। बड़ी संख्या में आज लगभग 100 से ऊपर की सूची है। ऐसे प्रमुख लोग भी आपके साथ सम्मिलित हुए हैं। मैं आपका भी अपने दल के अंदर स्वागत करता हूं। पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इस दिशा की दृष्टि से आपका सहयोग चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हम परिवार में सबको सम्मिलित करेंगे और आने वाला समय हरिद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक, जमीन स्तर मजबूत हो, इसमें हम सब कार्यकर्ता सहयोग लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी है जो
दलितों को, पिछड़ों को और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की न केवल हिमायत करती है बल्कि उसके दुख दर्द को दूर करने का संकल्प लेकर के उसका समाधान तक जाती है। आज हम सभी लोग मिलकर के साथी जी का अभिनंदन करने के लिए आए हैं और अध्यक्ष जी की उपस्थिति में साथी जी की जो भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइनिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्माननीय भट्ट जी और काफी दिनों से जिनका नेतृत्व मुझे प्राप्त होता रहा है, ऐसे अपने सम्माननीय निशंक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री महोदय, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष महोदय और हमारे नटखट कर्णवाल जी, मेरे सम्मुख बैठे मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जो लोग मेरे साथ में आज आए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। शिक्षक दिवस के मौके पर देहरादून के राजभवन में सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के 41 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाना होगा। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। वहीं एनएसएस और एनसीसी को 12वीं क्लास तक अनिवार्य करने के बारे में भी विचार मंथन किया जा रहा है। टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने मिलकर हमारे शिक्षकों को शैलेश मटियानी जी का पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार अपने आप में उन टीचर्स को जिनको अवार्ड मिला है एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनकी जो जिम्मेवारी है, प्रतिभा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। उत्तराखंड तो ऐसी जगह है जहाँ पर द्रोणाचार्य जी, कालिदास जी और न जाने कैसे कितने उच्च दर्जे के टीचर्स बने हैं। मैं तो कहूँगा कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे समाज को संगठित करते हैं, बनाते हैं। आज मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर विद्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय पे आज हम लोगों ने उन शिक्षकों को सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में या अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने ज़िले में या अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। आज उन सारे शिक्षकों को सम्मान किया गया है और मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि जो हमें पुरस्कार मिला है, इससे मनोबल बढ़ता है, टीचर्स का मनोबल बढ़ता है और साथ ही अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और जैसा कि विद्यालय स्तर पर योगदान की बात है, तो हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं बहुत अच्छी प्रतियोगिताओं में इन्होंने स्थान हासिल किया है। मैं बहुत बड़ा मैं अपने उच्च अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन बच्चों की जो अनाथ हैं, घूमने वाले हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं और जो बेघर हैं, वो मुझे अपनी माँ की तरह वहाँ पर देखते हैं। मैंने 8 सालों में कभी अपने को एक टीचर नहीं समझा। मुझे कितनी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये मेरी आत्मा जानती है। जब वो बच्चे सड़क में घूमते रहते हैं, उनके माँ बाप नहीं रहते हैं कि आप ही हमारी मम्मी हो, आप ही हमारी माँ हो। बहुत खुशी। भर्ती घोटाले में पेपर छापने वाली कंपनी के फंसने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक और नई कंपनी की तलाश है। तो वहीं यूकेएसएससी दफ्तर में भी सख्ती शुरू हो गई है। आम आदमी की एंट्री बंद कर दी गई है। सचिव सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को लोगों से मिलेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लंबित भर्ती परीक्षाओं के लिए यूकेएसएससी ने कवायद शुरू कर दी है।
हालांकि परीक्षा संबंधी कार्य होने के चलते ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा और सचिवालय रक्षक भर्ती के पेपर लीक करने के आरोपी लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी को आयोग जल्द ही ब्लैकलिस्ट भी करने जा रहा है। अब आयोग के सामने करीब 8 भर्ती परीक्षाओं के लिए पूर्ण गोपनीयता के साथ साथ पेपर छापने की चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अंदर खाने इसकी कवायद तेज कर दी है। आयोग की तरफ से 8 भर्ती परीक्षाओं की तारीख जारी होने का इंतजार परीक्षार्थी कर रहे हैं। ये भर्ती परीक्षाएं हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पटवारी लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पुलिस SI भर्ती, लैब असिस्टेंट भर्ती, सहायक लेखाकार री एग्जाम, उत्तराखंड जेई भर्ती और गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नई कंपनी का चयन करना चुनौतीपूर्ण है। परीक्षा नियंत्रक के स्तर से ये काम किया जाएगा और दागी कंपनी के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो एजेंसी का चयन है, क्योंकि ये सारी एग्ज़ाम्स वगैरह यही एजेंसी कंडक्ट कराती थी। अब इस वक्त ये इसका तो यहाँ से जो है इसके कर्मचारी वगैरह सब बाहर हो गए हैं और इससे सारे काम भी हटा दिए थे, मेरे से पहले ही हटा दिए थे। तो अब पहले तो हम एजेंसी का चयन जो है बोर्ड में रखेंगे कि अब पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक नोट जाता है, क्या बोलते हैं, पेपर्स में जाता है। तो उसके बाद जो इंटरेस्टेड होंगी एजेंसीज उनका चयन किया जाएगा बोर्ड में। उसके बाद फिर हम आगे जो है अब जितने भी एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल कर रहे हैं हम लोग, और कब तक करा पाएंगे ये हम तभी बता पाएंगे जब हमारी एजेंसी हमारे पास चूज़ करने के लिए एजेंसी आ जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव का कहना है कि आयोग में अब जनरल एंट्री बंद कर दी गई है। छात्र और दूसरे लोगों को शुक्रवार को ही आयोग में एंट्री मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम है मैंने गेट पे ही एक काउंटर बना दिया है और वहाँ पे एक कर्मचारी को इसी निमित्त बिठा दिया है कि आप जितने भी अभ्यर्थी आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं या कोई भी आता है, उनसे आप जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेंगे। उनसे कोई अभ्यावेदन वगैरह कोई देना चाह रहा है वो लेंगे, या कोई फौरी तौर समस्या का समाधान होना है तो आप मुझे सूचित करेंगे कि कोई इस तरह की समस्या है तो वो हम समाधान करेंगे। और दूसरा मैंने जो है स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने तय कर दिया है, एक दिन नियत कर दिया है कि सप्ताह में वो शुक्रवार के दिन मुझसे जो है 4 से 5 बजे मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं जो जेन्युइन समस्याएं वो रख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूके SSC में बड़े सुधार होने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूके SSC पेपर लीक के बाद यूं तो कई परीक्षाएं विवादों में घिरी हैं, उससे ज्यादा ये संस्थान विवादों में है, जहां 3 सालों से करार न होने के बावजूद भी लखनऊ की ही एक एजेंसी से परीक्षा पेपर आयोजित कराए जा रहे थे और इसकी पहली ऑनलाइन परीक्षा भी यानी वन दरोगा भर्ती परीक्षा भी सवालों में है और मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 के मामले में STF ने कार्रवाई की है। वन दारोगा ऑनलाइन 2021 परीक्षा मामले में धांधली की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कुछ और छात्रों को चिन्हित भी कर लिया गया है। इसमें सम्मिलित कुछ नकल माफियाओं के हिरासत में लेकर गहन पूछताछ भी चल रही है। STF के मुताबिक वन दारोगा के पदों पर भर्ती परीक्षा 16 अगस्त 2021 से 25 अगस्त के बीच 18 शिफ्टों में ऑनलाइन आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 316 पदों के लिए रिक्तियां थी। इस परीक्षा में अनियमितता और कुछ छात्रों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग की जांच के बाद पुष्टि हुई है, जिसके बाद STF ने जांच के बाद साइबर थाना देहरादून में रविवार को मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो उत्तराखंड में ऑनलाइन परीक्षा में सेंध का पहला मामला। यूके SSC के एक और परीक्षा में धांधली की पुष्टि हुई है। वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 में गड़बड़ झाला देखने को मिला। 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 केंद्रों के नाम भी मुकदमे में शामिल हैं। साइबर थाने देहरादून में दर्ज हुई है FIR। सीएम के आदेश के बाद DGP ने STF को जांच सौंपी है। 16 से 25 अगस्त 2021 के बीच हुई थी ये परीक्षा। 316 पदों के लिए 18 शिफ्टों में ये ऑनलाइन परीक्षा हुई। 80,000
4 अभ्यर्थियों ने दी थी वन दारोगा भर्ती परीक्षा। दिसंबर 2019 में जारी हुआ था वन दारोगा भर्ती का विज्ञापन। 15 जुलाई 2022 को वन दारोगा भर्ती का फाइल रिजल्ट आया है। कंप्यूटर हैक कर ऑनलाइन परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने नकल की है। 4 अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा केंद्र पर मिले थे एक ही आईपी। तो अभ्यर्थियों से नकल के लिए 15 से 25 लाख तक वसूले गए। एजेंसी, परीक्षा केंद्रों और निरीक्षकों के गठजोड़ से ये नकल हुई है। दागी एजेंसियों को ठेका देने पर कटघरे में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई और सितंबर माह के बीच में हुई थी। और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे। और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई और इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है। और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहाँ परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया। जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूँकि अभी विवेचना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, तो आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग, उन तक पहुँचने के लिए टीमों को लगाया गया है। यूके एसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने न्यूज फॉर इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अजय सिंह का कहना है कि अब तक 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक केस का सरगना सैयद सादिक मूसा को हो सकता है विदेश भाग गया हो। मूसा का साथी योगेश्वर राव भी फरार चल रहा है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जो राज्य का अभी तक का सबसे बड़ा मामला बन रहा है, अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सातिर मूसा के विदेश भागने की चर्चाएं हैं। तो योगेश्वर राव भी फरार है। मूसा का एक साथी अरेस्ट हुआ है। हमारे साथ एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। एसटीएफ ने अभी तक बहुत शानदार काम किया है। शायद यही वो वजह है कि सरकार तत्काल सीबीआई जांच के लिए अभी सहमत नहीं है। सर, यूकेएसएससी में अभी तक का क्या अपडेट है और बड़े मगरमच्छ कौन है, वो कब पकड़े जाएंगे? देखिए, दोनों चीज़ें अलग क्वेश्चन है। देखिए, अपडेट में तो ये है कि 34 लोग की, जैसा आपने बताया, गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो शातिर लोग थे जो लगातार गैंग बना के ऑपरेट कर रहे थे, उसमें 21 लोग को चिन्हित करते हुए उसमें गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो कानून के दायरे में जितने लोग भी आ रहे हैं, उन छात्रों को छोड़कर, चूंकि अभी छात्रों की इन्वेस्टिगेशन अलग चलेगी, जितने लोग भी गैंग बनाकर इसमें ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वह पेपर लीक कराने में हो, चाहे उसको बांटने में हो, चाहे उसके द्वारा अवैध धन अर्जित कर रहे हो, सभी को हम एक लाइन में चिन्हित कर रहे हैं। हाँ, अभी 2-3 लोग इसमें से वांटेड भी हमारे हो रहे हैं और भी लोग के नाम आ रहे हैं जो इससे जुड़ सकते हैं भविष्य में। तो क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज से थोड़ी आगे बढ़ी है, तो आने वाले समय में हो सकता है इसमें और भी जो गहराई तक हम जाकर और अन्य लोग जो जुड़े होंगे उनको भी बाहर तक हम विवेचना में लाएंगे। बताया जा रहा है मूसा और योगेश्वर राव पर आप लोग एक हफ्ते से नजर बनाए हुए थे, पर वो फरार हो गए। ऐसा लगता है जब मुकदमा हुआ उनको शक हो गया था और वो फरार हो गए। और मूसा के बारे में कहते हो मोबाइल यूज ही नहीं करता या टेलीफोन यूज ही नहीं करता, इंटरनेट कॉलिंग पर विश्वास करता है। आखिर कितना बड़ा माफिया है ये मूसा, जो 2015 से ही यूकेएसएससी में अपनी पहुंच बना चुका है? देखिए, नेचुरल सी बात है, अगर कोई गिरोह को ऑपरेट कर रहा है, खासकर इस तरह के जो पेपर लीक कराता हो और पूरे लोगों को तक पहुंचाता हो और आज तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं टेक्निकली वो साउंड होगा। लेकिन मैं अश्योर करना चाहूँगा कि जितना भी टेक्निकली फास्ट हो या कोई भी हो, क्योंकि हमारी टीम भी जो मेहनत और सभी चीज़ में दक्ष है, तो मुझे लगता है जल्दी हम उसको यहाँ से खोज पाएंगे। अगर वो इंडिया में है तो उसको खोज पाएंगे। मूसा की गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसमें सभी गिरफ्तारियां, लेकिन चूंकि सारी कड़ियां जाकर जो अलग अलग है, चाहे वो हमारे जो यूपी से धामपुर से ऑपरेट हुआ हो, चाहे वो हल्द्वानी से पेपर लीक के बच्चों को मिला हो, तो अलग अलग जितने भी हमारे पास ग्रुप्स आए हैं वो सभी ग्रुप जाकर कहीं ना कहीं उस तक टिकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, गिरफ्तारी हमारे लिए अहम होगी। और हो सकता है कि उससे पूछताछ में हमें और भी आगे कड़ियाँ मिल जाए और कोई परीक्षाओं से संबंधित हो, अन्य कोई और भी इससे जुड़ा हो जो लगातार उसके बैकिंग में हो। तो अब ये कहना बहुत अर्ली है कि इसके पीछे कहाँ तक इसकी तय है। क्या माना जाए मूसा इतना शातिर है जिसने उत्तराखंड में 2015 से यूकेएसएससी को घेर लिया, अपने प्रभाव में ले लिया? क्या इस बात की संभावना है कि उत्तर प्रदेश की भी किसी परीक्षा में उसने कोई घपला किया हो या प्रयास किया हो? देखिए, अभी जो 15 से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कुछ परीक्षाओं का जो है उसमें डायरेक्टली उसका रोल आया है। और उत्तर प्रदेश में उसका क्या रोल है ये भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमारी टीमें लगी हैं साक्ष्यों को संकलित करने में। लेकिन जब सभी कड़ियाँ जाकर एक जगह रुक जाती है तो नेचुरल सी बात है, उसकी गिरफ्तारी हमारे लिए अहम है। अब कितने और बचे हैं यूकेएसएससी में जिनकी एसटीएफ को तलाश है, जो छात्रों के अलावा? देखिए, 45-46 दिन में मैं कहूँगा कि अभी हम
इन्वेस्टिगेशन के मिडिल में ही कहूँगा कि हैं, और अभी काफ़ी सारा काम इसमें बाकी रह गया है। तो कितने लोग इसमें आएंगे ये संभावना तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन इसमें काफ़ी लोग अभी दायरे में आएंगे। वन दरोगा की जो राज्य की पहली ऑनलाइन परीक्षा हुई उसमें भी एक FIR हो गई है। आप लोगों ने 5-6 लोगों के नाम नामजद FIR कराई है और ये सभी लोग हरिद्वार के हैं, ये एक सबसे खास बात है। इसमें क्या आप लोगों ने अभी तक पाया? और कुछ लोग बताया जा रहा है कि हिरासत में है और जिनसे पूछताछ भी आप लोगों ने की थी। देखिए, ऑनलाइन जो वन दरोगा परीक्षा है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जब इसमें शिकायत की मिली थी अन्य माध्यमों से, तो इसमें तत्काल इसमें जांच के आदेश हुए थे। और जांच के हमें जब प्राइमरी रूप से हमें लगा कि इसमें गड़बड़ी है, तो इसमें अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद इसमें मुकदमा कल रात दर्ज कर लिया गया था। चूँकि इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर परीक्षा हुई थी, और वो हरिद्वार में स्थित है, कुछ कुमाऊँ में भी स्थित है। साथ ही साथ इसमें छात्र जो चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने प्रथम दृष्टया लगता है कि जो नकल के द्वारा अनुचित साधनों से पास है, वो भी हरिद्वार बेल्ट के ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैंग हरिद्वार वाले बेल्ट से ऑपरेट होकर आगे तक वेस्टर्न यूपी और दिल्ली तक जो हमें लगता है। और इसमें अभी हमने कल केस लिखा था, और इसमें हमने छात्रों के बयान और जो हमारे एविडेंस आए, इसमें हमने 2 लोग की इसमें गिरफ्तारी कर ली है। कौन है ये जो 2 गिरफ्तार हुए हैं? अभी तो ये लोकल हैं, वहीं हरिद्वार देहात के निवासी हैं, लेकिन ये एक प्राइमरी चेन है, स्टार्टिंग चेन है। और इसमें जब हम आगे तक पहुंचेंगे कि इसमें कहां से कैसे लोग जुड़े हुए थे, तो मुझे लगता है कि इसमें कोचिंग जहां ये इंस्टीट्यूट के संचालक हों, चाहे ऑनलाइन कंपनी कराने वाले को कर्मचारी हों, कक्ष निरीक्षक हों, क्योंकि बिना इनके मिली भगत के ऑनलाइन परीक्षा में सेंध नहीं लग सकती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है कि दायरे में आएंगे जो इसमें गलत होगा। कई पाली में परीक्षा हुई, कह रहे हैं एक ही लिंक पे कई लोगों ने पेपर दे दिया, आंसर भी मिल गए। जो नकलची थे उन्होंने बहुत कम समय में पेपर कर लिया, जो मेहनती थे वो इंतजार करते रहे। क्या ये बातें भी अभी तक पुष्ट हो पाई हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ऑनलाइन परीक्षा में जो IP दी जाती है वो पर स्टूडेंट को अलग अलग दी जाती है। और एक टेक्निकल अगर एनालिसिस करेंगे ऑनलाइन परीक्षा की, ये खूबी है कि वो पता चल जाता है कि किस छात्र ने कितनी देर में कितने क्वेश्चन पढ़े, कितने को सही किया, कितने को उसने टिक किया है। तो वो जब लिखता है कि कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला, चूंकि ऐसे इस मामले में दिखा कि जो छात्र 2.5 घंटे तक कुछ नहीं कर पाए, लास्ट के आधे घंटे में सारा पेपर करना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की जो संदिग्धता दिखी थी, उसकी जाँच करी, और जाँच करने के बाद साक्ष्य है, और साक्ष्यों के बाद जब अब ये चीज़ों को शिकायतें जब पहुंची थी, तो मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आदेश हो गया कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। चूंकि ऑनलाइन परीक्षा में भी घोटाला पकड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई ऐसा गैंग ना हो जो अलग से इसमें कोई ऑपरेट कर रहा हो। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। युवाओं से क्या अपील करेंगे जो सोशल मीडिया में अभी तक सहमत नहीं है, CBI जांच की मांग करते हैं? उनको लगता है कि छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े लोग अभी बाहर हैं दायरे से जांच के, उनको बयान के लिए STF नहीं बुला सकती, STF के कार नहीं है, STF के कार क्षेत्र से बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी मुकदमे में जो अधिकार किसी भी विवेचक को प्राप्त हो, इंस्पेक्टर से लेकर चाहे ऊपर तक, वो सभी अधिकार CRPC के तहत मिलते हैं। तो इसमें कहना कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में किसको अधिकार कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, CRPC में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको सारे अधिकार हैं जो सभी को उसी के द्वारा अधिकार मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रही बात निष्पक्षता की, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, और इसकी मॉनिटरिंग सिर्फ मेरे लेवल से ही नहीं हो रही, मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से, श्रीमान DGP साहब की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। तो इसमें कहीं निष्पक्षता और कहीं कोई दबाव की बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये दबाव नहीं था, फ्री हैंड था, तभी इतनी जल्दी इतनी कार्रवाई करने में हम आगे तक पहुंच पाए हैं। और मुझे लगता है कोई भी एजेंसी आए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ये SSP STF अजय सिंह थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और वन दरोगा भर्ती मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जो पहली राज्य की ऑनलाइन परीक्षा हुई वो भी लीक हो गई, यानी अब ऑनलाइन परीक्षा पर भी विश्वास सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। और शुरुआती 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि इस संदर्भ में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री धामी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 22 सालों में ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार सतर्कता से जांच करवा रही है और अभी तक 33 लोग इस जांच के दायरे में आ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि कहीं भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में जुटे रहते हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन अभी हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के
हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।